अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और इस नावल की एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नावल। सुनी बेटा, रुको ज़रा। पहले ये तो बताओ मुझे कि तुम इतनी अफरा तफरी में गुम कहाँ भागी जा रही थी। वो जो खुद को बड़ी सी चादर में छुपाए अभी दरवाजे की दहलीज पार करने ही वाली थी, जब पीछे से इसे अपनी माँ जुबिया की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर इसके कदम वहीं रुक गए और इसने बेख्तियार अपनी माँ की जानिब पलट कर देखा। जुबी कहाँ जा रही थी? उन्होंने इसके सख्त गिर लहजे में इससे बाहर जाने की वजह पूछी। अम्मी जान, बस साथ वाले घर अपनी दोस्त से मेहंदी लगवाने भूल गई क्या आप? कल शाम आपने ही तो मुझे इजाज़त दी थी कि चलो फिर अफरा से मेहंदी लगवा लेना। वो इनकी तरफ देखती मासूमियत से बोली कि शायद ज़ूबिया इसको बाहर जाने की इजाज़त दे दें। रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है मेहंदी लगवाने की। अभी सादिया आती ही होगी, इससे मेहंदी लगवा लेना। इसने बोला था वो अपनी भाभी को खुद आकर मेहंदी लगाएगी, वो रास्ते में आती ही होगी। पर अम्मी जान, मैंने इससे नहीं लगवानी। वो मुंह बनाते हुए बोली। बेटा, इसे बुरा लगेगा, वो तुम्हारी नंद है। तुम्हें इसके साथ बनाकर रखनी पड़ेगी, तभी तो तुम घर गृहस्थी को खूबसूरत तरीके से चला पाओगी। अगर इससे ख्वामखा की जिद लगाकर बैठोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। और वैसे भी मेरा बेटा, अभी तक तो तुमने सारी जिंदगी इन्हीं के घर बितानी है, तो फिर सारी जिंदगी तुम दोनों की कैसे निभेगी? जी अम्मी जान, जैसा आप मुनासिब समझे। वह मुझे दिल से कहती पैर पटकते हुए वहां से चली गई। जुनेशा मीर हाकिम, जिसकी खिलती रंगत, खूबसूरत तीखे नकुश, गहरी नीली कांच सी आंखें, सुर्खी माइल होंठ और इनके ऊपर एक सियाह रंग का क्यामत ढाता नन्हा सा तिल और इन पर साया किए लंबी लंबी पलकें और हल्के सुनहरी लंबे बाल, जो एक नज़र इसकी तरफ उठाकर देख लेता तो वह देखता ही रह जाता, गोया वह कोई खूबसूरती का हसीन मुजस्मा हो। ऐसा लगता था जैसे खुदा ने इसे बड़ी फुर्सत से बैठकर बनाया हो, अपने नाम की तरह दिल की पाक खूबसीरत और खूबसूरती की मूरत, जिसका ताल्लुक मतवस्त तबके से था। इसकी वालदा का नाम जूबिया मीर हाकिम, जबकि वालिद का नाम मीर हाकिम था, जो कि एक निजी प्राइवेट कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते थे। एक छोटी बहन रुमैसा और एक छोटा भाई हमजा, जिसकी उम्र लगभग 13 साल की थी। कुछ ही दिन हुए थे इसे अपने चचा ज़ाद अहमद के निकाह में आए, जो कि कुछ ही दिन पहले सब बड़ों की बाहिमी रजामंदी से तय पाया गया। और कल इसने अपने बाबुल का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए पिया घर सुधार जाना था। इनका ताल्लुक मुल्तान से था, जबकि जिनके यहाँ इसने ब्याह कर जाना था, इनका ताल्लुक बहावलपुर से था। भैया कहाँ है डैड? अभी तक नहीं आए? इसे अपने चहीते भाई की गैर मौजूदगी कब से खिल रही थी। आज इसका अहम दिन था और वही इस अहम मौके पर मौजूद नहीं था। अभी तक क्यों नहीं आया? इसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। आखिरकार इसके दिलो दिमाग में ये सवाल कब से कुलबुला रहा था। जब वो अपने अंदर के कुलबुलाते सवालों से तंग आ गई, तो फिर वो अब अपने बाप के पास चली आई, जो कि अब वो इनके सर पर खड़ी इनसे अपने चहीते भैयों के बारे में पूछ रही थी। आते ही होंगे मेरी जान, सब्र करो। वो इसके गुस्से से फूले गाल को थपथपाकर बोले। पर डैड, इसने कुछ कहना चाहा, जब पीछे से आकर इसकी आंखों पर किसी ने अपना हाथ रखा था। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब भी ना आते, क्यों आए हैं? क्या जरूरत थी आने की? जाएं, जाकर अपने अधूरे कामों को पूरा करें। कहीं यहाँ आने से आपके कीमती वक्त का ज़या ही ना हो जाए। क्या ज़रूरत थी अब भी आने की? मुझसे ज़्यादा आपको अपने काम अहम थे ना, इसीलिए तो मेहमानों की तरह अब आए हैं। वो इसके लम्स को पहचानते हाथ हटाए बगैर नरूठेपन से बोली। उप्स माय बेबी गर्ल, इतना गुस्सा, वो भी अपने मासूम भाई पर? पूरी की पूरी एंग्री बर्ड्स लग रही हो। इसने बाजुओं से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया और इसके गुस्से से सुर्ख और फूले नाक के नथनों को देख वो इसे अपनी मुस्कुराहट छुपाते बोला। बेबी गर्ल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैकेज लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो इसे गले से लगाते इसके कान में धीमे लहजे में सरगोशी करता बोला। इतना आहिस्ता के पास खड़े इसके बाप को भी इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट अ ग्रीडी गर्ल। वो इसकी दी ऑफर को ठुकराते ही निरुठेपन से बोली। सोच लो, क्या पता तुम्हारा इसी में ही फायदा हो जाए और यह ना हो कि बाद में तुम पछताती रह जाओ कि काश
اپنے بھائیوں کی بات مان ہی لیتی تو اچھا ہوتا۔ وہ ایک بار پھر اسے منانے کی غرض سے اسے اس چیز کا لالچ دیتے بولا، میں انائزہ خانزادہ ہوں، مجھ میں پچھتانے والے گٹس ہی نہیں ہیں۔ وہ اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی، مطلب جس چیز کا مرضی لالچ دے دیں وہ نہیں ماننے والی، اور اس کے حساس سے آزاد ہوتے اپنی سہیلیوں کے پاس چلی گئی۔ ہیلو ڈیڈ، کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنے باپ کی طرح بڑا اور بڑے ہی پرتپاک انداز میں ان کے گلے مل کر ان کی خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ ایم فائن مائی سن، کہاں رہ گئے تھے؟ اب دیکھو میری جان ناراض ہو گئی ہیں تم سے۔ آپ کی جان کی تو اکرام، وہ آنکھیں دکھاتے بولے، اپس سوری ڈیڈ، آپ کی جان کو ابھی منا لیتا ہوں اگر میں اسے بتا دوں کہ آپ آج اس کی اسپیشل نائٹ اس کے لیے مزید کتنی اسپیشل بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو۔ وہ اپنی آنکھ کو میں نے خیزی سے دباتے بولا، اکرام اپنے دم پر مناؤ، یوں تیر تکوں کا سہارا بزدل لوگ لیتے ہیں۔ افسوس کہ اکرام خانزادہ کو بھی آج اپنی بہن کو منانے کے لیے اونچے ہٹ کندے اپنانے پڑ گئے۔ وہ اس کی بات پر تعصب سے دیکھتے، ڈیڈ، اکرام خانزادہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے میری بیبی گرل کی ناراضگی دور کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یوں چٹکیوں میں اس کی ناراضگی کو ختم کر سکتا ہوں۔ 50% مجھے یہاں دے کر ہی اس کی ناراضگی ختم ہو گئی ہوگی، اور جو باقی 50% رہتی ہے وہ بھی میں بہت جلد ختم کر دوں گا۔ یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ایکسکیوز می ڈیڈ، وہ ان سے معذرت کرتے اپنے کوٹ کے بٹن کو درست کرتا ان کے بائیں سائڈ سے گزر کر چلا گیا۔ ہیلو برو، کیسے ہیں آپ؟ اسے آرس کی آواز سنائی دی، جس پر وہ اس کی جانب بڑھا۔ ایز یوزل فٹ اینڈ فائن، واٹس اباؤٹ یو؟ اس نے اس کے پرتپاک اور ولاحانہ انداز پر اسے اپنے گلے سے لگاتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کمر ٹوٹ گئی ہے برو، اس انو کے برتھ ڈے کی تیاریاں کرواتے کرواتے وہ بےچارگی سے بولا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اچھا یار، ایک بات تو بتا۔ وہ اس کے گلے میں ہاتھ حائل کرتا اسے اس بھیڑ سے ذرا ایک سائڈ پر لے کر جاتے بولا۔ جی بھائیو، آپ بس حکم کریں، وہ تابعداری سے مسکراتے بولا۔ یار، یہ انو تجھ سے ہر دو منٹ بعد ناراض ہوتی ہے اور پھر خود ہی مان جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اندر کی بات کیا ہے؟ کیسے منا لیتے ہو تم اس چڑیل کو؟ وہ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ وہ بھائیو، وہ اس کے سوال پر گڑبڑا گیا۔ بھلا وہ اس کے بھائی کو کیسے بتاتا کہ اس کی بہن کی بدلے میں اس معصوم سے کیا کیا ڈیمانڈز ہوتی تھی، جن کو وہ بیچارہ زبردستی مجبوری کے مارے باندھے پوری کیا کرتا تھا۔ یہ وہ میں کیا لگا رکھی ہے؟ سمپل سا ایک کوشچن ہی تو کیا۔ آخر کیسے مناتے ہو اسے؟ اس کے نزدیک یہ ایک معمولی سا سوال تھا، جبکہ اس کا یہ سوال آرس کی جان پر بن گیا۔ بھائیو، آپ جانتے تو ہیں دن میں 100 دفعہ خود ہی بات بے بات روٹتی ہے اور خود ہی مان جاتی ہے۔ بالکل دھوپ چھاؤں کی مانند ہے، جب دل چاہے مان جاتی ہے، جب دل چاہے ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ سوچ سوچ کر نپے تلے انداز میں بولتا اپنی اندر کی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوششوں میں تھا۔ لیٹس سی کیا کرتی ہے، ورنہ تو میں اسے لوں گا ہی۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو سرے سے نظر انداز کیے پرسوچ انداز میں بولا، جبکہ آرس نے جان بخشی ملتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمینز، آج میری بیٹی کے جنم دن کے اس اہم موقع پر میں ایک ضروری اور سب سے اہم اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سب سے اہم اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ میں اپنے مرحوم بھائی تیمور خانزادہ کے بیٹے آرس خانزادہ سے میں اپنی بیٹی انائزہ خانزادہ کے ساتھ نکاح کی رسم ادا کرنے کا خواہش مند ہوں۔ اوہ واہ، میرا نکاح ہوگا! وہ اپنے نکاح کا سن کر ایکسائٹیڈ ہوئی۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو اپنے نکاح کا سن کر یوں باولی ہوئی جا رہی ہے، جبکہ اس کی ماں عنایت اسے ٹوکتے ہوئے بولی، بھائیو، میرا نکاح ہوگا ڈوریمون سے، اب آرس صرف میرا ہوگا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی۔ وہ خوشی سے چہچاتی کیوں نہ، آخر کو اس کا پیار، اس کی محبت، اس کا عشق بغیر کسی تگ و دود کے اسے اتنی آسانی سے جو مل رہا تھا۔ ہاں، اس نے اکثر اسے دعاؤں میں مانگا ضرور تھا، لیکن ایسے اچانک سے اب وہ اس کا ہو جائے گا، اس سوچ نے اس کے اندر ایک انجانی سی خوشی کی لہر پیدا کر دی تھی۔ یس مائی بیبی گرل، اب آرس صرف اور صرف میری بیبی گرل کا ہوگا۔ وہ بھی اس کی خوشی میں برابر کا شریکوار ہوتے بولا، کیسی بے شرم لڑکی ہے، میں جو اپنے بھائی کے سامنے بھی کائنات۔ بیگم نے بات ادھوری چھوڑی۔ ارے موم، جو چیز اپنی ہو اسے اپنا کہنے میں کیا مدد کا، اب بیگانوں سے پیار جتانے سے تو رہے۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر آنکھ مار کر بولا، کیوں انو، میری پیاری بہنا؟ اس نے تائید چاہی۔
हाँ भाई, जिसकी तस्दीक इसने अपने भाई की हाँ में हाँ मिला कर की, जिस पर दोनों ने बेसाख्ता ज़िंदगी से भरपूर एक कहका लगाया। जबकि कायनात बेगम इन बेशर्मों की बेशर्मी पर कानों को हाथ लगाते वहां से चली गई, लेकिन दिल में अपने बच्चों की खुशियों को नज़र बद से बचाने के लिए दुआएं देना ना भूली, क्योंकि वो जितना इनको रोकती उन्होंने जानबूझकर इनके सामने ऐसे ही बातें ज़रूर करते ही रहना था। इससे अच्छा था वो खुद ही इधर उधर गायब हो जाएं। इन दोनों बहन भाई को सिर्फ एक ही शख्स कंट्रोल कर सकता था, और वो थे इनके सख्त गिर जलाद किस्म के डैड। इसके सामने वो ऐसे रहते जैसे इनके मुंह में ज़बान ही ना हो। अनायज़ा तो फिर भी इनकी रौब और दबदबे के बल पर सीधी रहती, जबकि इकराम थोड़ी टेढ़ी खीर था। वो इतनी आसानी से किसी के रौब और दबदबे में नहीं आता। लेकिन ये भी नहीं था कि वो अपने बाप की इज्जत नहीं करता था। इज्जत करता था तो वो इसे इतनी अहमियत देते थे कि अपने हर अहम फैसले में इसको सबसे आगे रखते, इसकी राय लेते और इसके मशवरे को अपने हर फैसले में शामिल करना अपना अहम फ़र्ज समझते थे। अरीम खानज़ादा के 3 भाई थे और इनके 2 बच्चे थे, जिनमें इनके बड़े बेटे का नाम इकराम खानज़ादा, जबकि अनायज़ा अपने भाई से 6 साल छोटी थी। इन दोनों भाइयों की एक दूसरे के साथ खूब बनती थी, जबकि इनसे छोटे भाई तैमूर खानज़ादा थे, जिनकी बीवी ने आरिस के पैदा होते ही लड़ झगड़ कर इनसे डाइवोर्स ले लिया और फिर कुछ ही सालों बाद तैमूर की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई और आरिस इस भरी दुनिया में अकेला ही रह गया। कहने को तो इसके सब अपने थे, इससे बेहद प्यार करते, लेकिन वो मासूम कभी कभी तो हद से ज़्यादा अपने माँ बाप की कमी को महसूस करता। जिस तरह अनायज़ा इकराम और बाकी सभी कज़न्स को अपने माँ बाप से लाड प्यार करते देखता, तो ऐसे में इसका भी दिल करता इसका भी कोई लाड प्यार उठाने वाला हो, जो इसके लाड प्यार को उठाए, इसकी बेजा जिद और फरमाइशों को पूरा करे। इसे कभी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तायाबू इसकी तमाम ज़रूरियात का अच्छे से ख्याल रखते। इकराम बड़े भाइयों की तरह इसकी हर दिली ख्वाहिशात को इसके बिना कहे जान लेता और इनको पूरा करता। लेकिन खैर, इंसान को माँ बाप की कमी के नेमल बदल में चाहे कितना प्यारा मोहब्बत ही क्यों ना मिल जाए, कमी तो फिर कमी ही रहती है, जो औलाद के दिल में एक खला बनकर रह जाती है और इस खला को कोई दूसरा तीसरा शख्स पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में नायज़ा इसके दुखों पर हवा के किसी सर्द झोंके की तरह मरहम रखने का काम सर अंजाम देती। इसकी मासूम छोटी छोटी सी ख्वाहिशात को वो पूरा करता, इसके बच्चों की तरह लाड उठाता है। वो इसके साथ होता तो दुनिया भुला देता, या शायद वो इसे अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेगाना कर देने की सलाहियत रखती थी। तालियों की गूंज और शोर शराबे की आवाज़ कानों में पड़ी तो वह होश की दुनिया से बाहर आया। देखा तो इसकी मासूम सी चुड़ैल बारी बारी सबको केक खिला रही थी, और जब इसकी बारी आई तो वह बेचारा शर्म के मारे हिचकिचाते इधर उधर देखने लगा। मेरे 1 घंटे के बाद होने वाले शर्मीले बहनोई जी, कुछ नहीं होता खा लो। वो जो हिचकिचाहट के मारे वहां से 9 2 11 होने के चक्करों में था, इकराम की शरारती आवाज़ को सुनते खुद को कोसते हुए रुक गया और अनायज़ा की तरफ अपनी मासूम सी शक्ल बनाते देखा। शायद अब की बार वो इस पर तरस खा ले, लेकिन नहीं। जब इसने अपने भइयों के इशारा करने पर केक इसकी जानिब बढ़ाया, तो इसने भी तौहन कर करते चुपचाप इसके हाथों केक की बाइट ले ली थी। अरे ये क्या, यहाँ पर केक लग गया है, मैं साफ कर देती हूँ, रहने दो मम, मैं कर लूँगा। इससे पहले कि वो अपनी जेब से टिश्यू निकालकर इस केक के ज़रे को साफ करता, अनायज़ा ने आगे बढ़कर खुद ही अपनी उंगली की पोर से इसके होंठों के करीब लगे इस केक को साफ कर दिया, जिस पर बेख्तियार हॉल में मौजूद सभी यंग पार्टी ने होटिंग की थी। जबकि वो सियानी सी हंसी हंसता गैर महसूस अंदाज में इस महफिल की रंगीनियों से पीछा छुड़वाता अपने कमरे में भाग आया। मेरे शेर, बाहर की रंगीनियां छोड़कर यहाँ टेरेस पर अकेले खड़े होने का मकसद? भइयो आप यहाँ? अपनी पुष्ट पर इकराम की आवाज़ सुनकर इसने मुड़कर इसकी जानिब देखा, जबकि इसने इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। जी भइयो, वह सर झुकाए ताबेदारी से बोला। बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। इसने एक नज़र इसकी जानिब देखते पास पड़े सोफे पर इसे बैठने का हुक्म दिया, जिस पर वो इसकी हुक्म की तामील करते बैठ गया। मैं मानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला अचानक से डैड ने तुमसे पूछे बिना ही कर दिया। तुम्हें शॉक्ड तो लगा होगा ये सुनकर, लेकिन डैड ने ये अनाउंसमेंट तुम्हारी और अनायज़ा के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट को देखते की। वो इसके तासुरात को बागौर जायजा लेते बात को ठहर ठहर कर निपे तुले अंदाज में कर रहा था। जानते हो, डैड के पास अनायज़ा के लिए एक और ऑप्शन भी था, और तुम जानते हो वो ऑप्शन कौन सा था? डैड ने सबसे पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार मेरे सामने किया। डैड ने सबसे पहले तुम्हारा जिक्र किया कि अनायज़ा की निस्बत तुमसे जुड़ जाए, लेकिन जबकि वो मेरी बहन को इसके साथ
जोड़ने का भी नाम ही मुझसे निकालने वाले थे, तब मैंने फ़ौरन से पेशतर इनकी बात काटते इन्हें मना कर दिया कि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बहन का नाम किसी भी गैर के साथ मंसूब किया जाए या इस शख्स के साथ लिया जाए, क्योंकि मेरी बहन के नाम के आगे सिर्फ एक ही नाम जचता है, और वो है नाम है अनाइज़ा आरिस खानज़ादा का है। खैर छोड़ो, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछने आया हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो ही ये निकाह होगा। तुम क्या चाहते हो? मेरी बहन तो तुम्हें दीवानों की तरह चाहती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या तुम भी इसकी ख्वाहिशमंद हो कि नहीं? तुम मुझे बस अपनी मर्ज़ी बताओ। अनाउंसमेंट की भाड़ में मेरे लिए मेरी शेर की रज़ामंदी सबसे अहम है। बाकी रही बात मेरी बहन की, तो वो तुमसे प्यार करती है बेहद बेहिसाब। इसके हर अंदाज से तुम्हारे लिए प्यार छलकता है, लेकिन इसके बावजूद मेरी बहन से निकाह तुम्हारी रज़ामंदी से होगा। वो लहजे भर को ठहरा, फिर गोया हुआ। मैं अपनी बहन को समझा लूँगा और अगर हो सका तो इसे यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगा, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ की जाएगी। जानता जो हूँ वो रह नहीं पाएगी तुम्हारे बिना, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसकी खुशियों के साथ-साथ तुम्हारी खुशियाँ भी उतनी ही अज़ीज़ हैं। कुछ देर पहले इसके सामने इसकी बहन की खुशियों भरे चेहरे की शुबह लहराई कि वह किस तरह इस निकाह को सुनकर एक्साइटेड हुई थी, जिस पर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरी इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का पस मंज़र ये है कि अगर मेरी बहन को अपने निकाह में लेना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी बहन के साथ हर मामले में फेयर रहना होगा। अगर तुम अभी राज़ी नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम यह निकाह पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए या उसने बहाए, मुझे यह गवारा नहीं। और जिस दिन मेरी बहन की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए, तो उस दिन तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से खुद निकालूंगा। वो नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद गुस्से से इसके माथे की रगें तन गई थी, या शायद वो अपनी बहन से इस कदर प्यार करता था कि इसकी आंखों में आंसू गिरने के ख्याल से ही वह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। और जब वो रोएगी तो तब जाने क्या कर बैठे, क्योंकि इसकी बहन की आंख से निकला एक एक आंसू इसे अपने दिल पर किसी तेज धार तलवार की तरह गिरता महसूस होता था, जो इसके दिल को पल की छुताई में रेजा रेजा करने के लिए काफ़ी था। इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। नीचे मौलवी साहब आ गए हैं, सोचने के लिए 20 मिनट देता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि इस 20 मिनट के आगे ले 1 सेकंड के बाद फिर मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल करूँगा। वो एक झटके से अपने कोट को दुरुस्त करता अपनी जगह से उठा और जाने ही लगा था कि इसे अपने पीछे से इसकी आवाज़ सुनाई दी। भाइयों, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? इसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जिस पर इकराम ने बेख्तियार इसकी जानिब मुड़कर देखा। तो क्या नहीं होना चाहिए? जबकि इसने आगे से सवाल के बदले सवाल कर डाला। भइयों, क्या आपका जो मुझ पर यकीन और भरोसा है, मैं भला इसे तोड़ सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको सिर्फ अपना बड़ा भाई मुँह से कहता ही नहीं हूँ, बल्कि दिलो जान से मानता भी हूँ। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके लिए फैसले को रद्द कर दूंगा? तो फिर चलो मिलकर नीचे चलते हैं, वो इसके पास आकर बोला, जिस पर वह इसके सीने से लग गया। ओह, क्या मसला है तुम दोनों को चिपकने के लिए? क्या मैं ही मिलता हूँ? नीचे एक से जान बामुश्किल छुड़वा कर आया था, जो तुम भी मुझसे किसी जोंक की तरह चिमट रहे हो। दूर हटो, कब से चिमट कर मेरे कपड़ों में सिलवटें डाले जा रहे हो? वो इसे खुद से दूर करते बोला, जबकि वो एक बार फिर इसके ज़बरदस्ती सीने से लगा। मेरी बहन बहुत प्यार करती है तुमसे यार, इसकी कदर करना। अब की बार इसने आरिस को हटाया नहीं था, जबकि वो अभी चुप रहकर इसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। जब वो नहीं बोला तो इसकी आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। भाइयों, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुझे अपने शेर पर भरोसा है। इसके अलावा और कुछ? वो इसकी नम आवाज़ सुनकर अपनी तबीयत के बरखिलाफ नर्म लहजे में इससे पूछ रहा था कि अगर तो वो कुछ भी इससे कहना चाहता है बिला झिझक कह सकता है। नहीं, कुछ नहीं भइयों, चलें, वो इससे अलग होते हुए बोला। वो चाहकर भी इसे वो नहीं कह पाया जो इस वक्त वो महसूस कर रहा था, और मुख्तसर सा जवाब देते इसे नीचे चलने के लिए कहा। मेरी जान बस खुश रहा करे। टेंशन देने और लेने के लिए इसका बड़ा भाई मौजूद है ना, तो फिर किस बात की टेंशन? बस मेरा डोरो यूं टेंशन फ्री होकर रहा करे। इसने मुस्कुराकर अपनी बहन का दिया इसको मखसूस नाम से छेड़ा तो झिम सा गया। अब नीचे चलते हैं यार, कहीं मेरी बहन तुझे लेट आने की पदाश में गंजा ही ना कर दे। इसने इसके गाल को थपथपा कर गैर महसूस अंदाज में इसे अपने साथ होने का यकीन दिलाया। जहाँ इसकी पहली बात ने इसके खून को सेरा बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ इस दुश्मन जहाँ की बात को सुनकर बेसाख्ता वो मुस्कुरा दिया, और फिर वो मुस्कुराते हुए एक दूसरे के हम कदम चलते कमरे से बाहर चले गए। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड
एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।